प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो बैक्टीरिया बायोलॉजी के लिए बेसिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो रहते हैं इट इज अ फ्लेक्सिबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग सेल को फिर बैक्टीरिया प्लांट वायरस में मेम्ब्रेन नहीं रहती, सिर्फ बैक्टीरिया फंगस प्लांट एंड एनिमल, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सभी में क्या रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे रहेगी बिफोर सेल वॉल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है वो क्या करेगी पूरे साइटोप्लाज्म और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबको कंटेन करके रखती है। इट हेल्प्स टू कंटेन दी साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेल्स विच आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज ए सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल और उसको क्या कहेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल। मेम्ब्रेन और वो कैसी रहेगी फ्लेक्सिबल एंड दैट लिमिट्स साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म में जितने भी वाटर कंटेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और सेल ऑर्गेनेल रहते हैं उन सबको कलेक्टिवली क्या कहेंगे साइटोसोल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो रहेगी जो ये साइटोसोल को पूरी तरीके से एनसर्कल करती है या कंटेंट करती है। ओके, अब इसको सिलेक्टिव सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोला है? बिकॉज इट डज नॉट अलाउ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल दैट कम्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट either from the either side of the membrane। अगर मेम्ब्रेन के इस साइड में सेल, यहाँ पे सेल साइटोसोल है साइटोप्लाज्म और उसके बाद सेल वॉल रहेगी। सो बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर नहीं आना चाहिए और अंदर से कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल की क्या नीड है इसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको एंट्री देगा और किसको नहीं देगा। सेमी परमिएबल इसलिए रहता है इट मीन्स दे हैव अ कंट्रोल ओवर द सिलेक्शन और द एंट्री और द एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल जो एग्जिट और एंट्री कर रहा है उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए यहाँ पे सिलेक्टिव पार्टिकल को ही एंट्री दी जाती है। और ये सिलेक्टिविटी किसकी वजह से आएगी? ड्यू टू दी प्रोटीन विच आर एम्बेडेड इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन रहते हैं ये दो टाइप के रहेंगे। जितने भी प्रोटीन मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एम्बेडेड रहते हैं उनको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो रहता है वो बहुत बार बताया कि प्रोटीन लिपिड और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब अटैच होते हैं तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ऐसा लिपिड जिसके साथ कौन एसोसिएटेड है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है ऐसा हेड एंड टेल वाला रहता है। ठीक है, ये ग्लोबुलर पार्ट इज हेड एंड टेल पार्ट इज स्ट्रेट और वाई शेप रहता है। अब ये जितनी भी लेयर रहती है यहाँ पे दो लेयर बनती है। यहाँ पे एक साइड हेड दिख रहा है, यहाँ पे एक साइड हेड दिख रहा है। तो ये हेड वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट रहेगा? हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग पार्ट। ठीक है, और सेंटर में ये जो भी डंडिया दिख रही है ये कौन सा पार्ट रहेगा? हाइड्रोफोबिक है, इसलिए वो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन है या वाटर से दूर है, क्योंकि सेल वॉल में भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की गैप जो है वहां पे भी पानी रह सकता है। ऑब्वियसली अगर प्लांट सेल है तो हमेशा उसके रूट सेल पानी में रहेंगे या कोई भी सेल जो है वो हमेशा पानी के कांटेक्ट में रहेंगे। और साइटोप्लाज्म में 90% क्या रहेगा? पानी। सो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट रहेगा वो सेंटर की तरफ रहेगा, बीच में रहेगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लविंग पार्ट जो है वो हेड या ग्लोबुलर फॉर्म में रहता है। सो ये जो है यहाँ पे दो लेयर बनती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर। दैट्स व्हाई दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज लिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जब सेल का इन्वेंशन हुआ था तब सबको नहीं पता था कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या फिर ऐसी कुछ चीजें ये भी नहीं पता था। जैसे जैसे रिसर्च होती गई वैसे वैसे अपने को पता चला। अब तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए उसमें से सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल लिया था डैनियली डेविसन, ठीक है, सिंक्रो निकोलसन, और एक तीसरा ग्रुप था डैनियली एंड डेविसन बताया था।
हाँ, सिंगर एंड निकोलसन। इसके अलावा सबसे पहला दिया था रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन फर्स्ट और या सबसे पहले या पुराने मामले में कह सकते हैं, रॉबर्टसन इन 1959 proposed a unique membrane structure or unique membrane model, ठीक है, which states that ये जो मेम्ब्रेन रहती है ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन है एंड इट इज अ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, वहां पे केमिकल कंटेंट क्या थे और वो कैसी तरीके से अरेंज रहते हैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तब पता नहीं था। उसके अलावा और एक दो साइंटिस्ट थे, डैनियली एंड डेवसन। They proposed a model in 1955. Sorry, before that, 1935. Call them as a lipid bilayer or bilayer membrane structure. क्योंकि यहाँ पे दो लेयर थी इसलिए उसको bilayer या फिर bilayer model of membrane कहेंगे। ठीक है, अगेन हर ऑर्गेनिज्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और क्या डिफरेंस रहता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो रहता है वो सेम रहेगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा कि उसमें जो भी प्रोटीन रहेंगे उसके टाइप या फिर उसके केमिकल कॉम्बिनेशन अलग अलग रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट में 20 के 20 अमाइनो एसिड बनाने की प्रॉपर्टी है, तो नेचुरली वो उसमें से कौन से अमाइनो एसिड कौन से परसेंटेज में रहेंगे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लांट के ऊपर। फंगस जो रहते हैं हेटेरोट्रॉफिक रहते हैं, तो उनके आजू बाजू में जो भी उनको प्रोटीन मिलेंगे उनसे वो कौन से टाइप के और कितने नंबर वाले प्रोटीन बनाते हैं। जैसे सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल जो है वो 100 ग्लूकोज का भी रह सकता है, 500 ग्लूकोज का भी रह सकता है या 1000 ग्लूकोज का भी रह सकता है। ये किसी पे डिपेंड करता है कि वो सेलुलोज कौन से प्लांट के सोर्स से मिलता है। ठीक है, सो हर ऑर्गेनिज्म में ये माइनर डिफरेंस रहेगा उसका कंपोजिशन में, टाइप्स ऑफ प्रोटीन नहीं, बट उसमें कितने अमाइनो एसिड या कितने माइनर मोनोमर्स अटैच्ड है इतना माइनर डिफरेंस रहता है हर किसी में, बट बेसिक स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड सभी में प्रेजेंट रहेगा। बायलर मॉडल सभी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो बायलर मॉडल का क्या मतलब है कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये एक तरफ से एक लेयर बनाएगा, साइटोप्लाज्म की तरफ से या साइटोसोल की तरफ से दूसरा लेयर बनाएगा। सो यहाँ पे दो लेयर है इसीलिए इसको क्या बोला, बायलर। और ये दो लेयर किससे बन रही है, फॉस्फोलिपिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिपिड बायलर मॉडल और लिपिड बायलर मॉडल। एंड द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। Singer and Nicholson in 72 निकोलसन ने दिया था एक्चुअली, निकोलसन इन 1972। अब 1972 में जो मॉडल दिया था इट वाज सेट टू बी फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल फ्लूइड क्यों बोला है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसी है पहले पता है, फ्लेक्सिबल है। दूसरा मोजाइक यानी क्या रहता है पता है, कभी नाम सुना है मोजाइक, जो टाइल्स अपन लगाते हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में रहती है, या फुटपाथ पे जो भी टाइल्स लगाते हैं तो उनका पैटर्न स्पेसिफिक है। दो इंटरलॉकिंग सेक्शन जो रहते हैं वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल रहते हैं, और ये जो भी स्ट्रक्चर है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में चलता है। जैसे अपनी टाइल्स जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न में चलती है, या फिर कलर कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो स्पेसिफिक पैटर्न में चलेगा। तो यहाँ पे प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये सब चीजें इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन में। अब मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व है इसलिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न बनेगा, और ये सेमी परमिएबल ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, इसीलिए उसको क्या बोला है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब ये हुआ, ये तीन साइंटिस्ट के इसलिए नाम बताया कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो मेन डिस्कवरी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में उनमें इन तीनों का कंट्रीब्यूशन, तीनों ग्रुप का कंट्रीब्यूशन या तीनों मॉडल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ओके, दूसरा पार्ट, ये जितने भी अब बात करते हैं केमिकल कंटेंट की। ठीक है, सबसे पहले फॉस्फोलिपिड के बारे में आपको पता है, दूसरे ये जो रेड कलर के प्रोटीन है, ठीक है, ये रेड कलर के प्रोटीन जो है वो एक तो चैनल फॉर्म करेंगे, ठीक है, या फिर एज ए रिसेप्टर काम करते हैं।
रेड कलर के ऊपर ये ब्रांचिंग पैटर्न बताया, ये ब्रांचिंग पैटर्न किसके लिए रहता है? फॉर रिकॉग्निशन, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर। अब प्रोटीन है और स्पाइरल शेप में है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? प्रोटीन है और वो स्पाइरल शेप में है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? प्रोटीन के जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताया उसमें से कौन से स्ट्रक्चर में आएगा? स्पाइरल वाला प्रोटीन। स्पाइरल वाला प्रोटीन जो कौन से स्ट्रक्चर में आएगा बताओ? बताओ जल्दी। अरे बताओ, ये स्पाइरल कलर का, स्पाइरल शेप का या हेलिकल स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में आता है? कोणत्या स्ट्रक्चर मध्ये येते? प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी यापैकी कोणत्या स्ट्रक्चर मध्ये हे स्पायरल किंवा हेलिकल स्ट्रक्चर येते? कोणता टाइप होता प्रोटीनचा? कोणतं स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन होता? कौन सा स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन था? बताओ जल्दी। सेकेंडरी में दो कन्फर्मेशन रहा था, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। हेलिकल मतलब ये क्या है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। सो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एज ए रिसेप्टर भी काम कर सकता है, एज ए चैनल भी काम कर सकता है। मीन्स इस हेलिक्स के बीच में जो गैप है उसके थ्रू ये प्रोटीन या कोई भी कंपाउंड को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर सकता है। ओके, अब मेन कंपोनेंट जो है वो क्या है? फॉस्फोलिपिड, जो 70% से भी ज्यादा पोर्शन बनाएगा। दूसरा, यहाँ पे दूसरे कंपाउंड जो रहते हैं जो माइनर परसेंटेज में, वो है लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनेंगे। अब ये जो लिपोप्रोटीन है उसमें से 60% प्रोटीन, वो किससे बनेंगे? 60% प्रोटीन और 40% लिपिड। ये किसका कॉम्बिनेशन बताया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो लिपोप्रोटीन बताया, ठीक है, ये ऐसे बाहर आ रहे हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स हुआ, और वैसे ही ये बाहर आएंगे वो लिपोप्रोटीन रहते हैं। तो ये जो लिपोप्रोटीन है ये 40% लिपिड और 60% प्रोटीन से बनता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यहाँ पे एक बताया ग्लाइकोप्रोटीन। सो ये दोनों जो है ये कितना परसेंट बनाएगा? 1 to 10%, एंड मोर देन 70% क्या रहेगा? फॉस्फोलिपिड। अब ये जितने भी प्रोटीन है, ये प्रोटीन दो टाइप के रहेंगे, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर उसको कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, जो एम्बेडेड में पूरी मेम्ब्रेन में पूरी तरह एम्बेडेड है, और दूसरे एक्सटेरो प्रोटीन जो सिर्फ सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं। कुछ ऐसा भी रह सकते हैं, या फिर पूरी तरीके से नहीं बट सिर्फ सरफेस के ऊपर अटैच रहेंगे, और दूसरा ये डिटैच हो सकते हैं। मतलब ये प्रोटीन जो परमानेंटली पार्ट नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, आते जाते रहेंगे, तब उसको कहते हैं एक्सटेरो प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन किसको कहेंगे या इंटीग्रल प्रोटीन किसको कहेंगे? विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ये जो पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परमानेंटली रहता है, डिटैच नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मेम्ब्रेन प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, अब ये प्रोटीन पहले बताया 2-3 बार, एज ए रिसेप्टर भी काम करेंगे और एज ए चैनल भी काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द सेल। ओके, और तीसरा कंपाउंड रहता है कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लैक कलर के डॉट बताया, ये सब क्या है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल किस में रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लांट और फंगस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता। कोलेस्ट्रॉल किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा? सिर्फ एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा। और क्यों रहता है? बिकॉज कोलेस्ट्रॉल गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ओके। अब कोलेस्ट्रॉल एनिमल में क्यों है, प्लांट और बैक्टीरिया और फंगस में क्यों नहीं रहेगा? बताओ। कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिर्फ एनिमल में रहता है, प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया में क्यों नहीं रहेगा? ओके, एनिमल फैट है, बट उसमें पर्टिकुलरली क्या? एनिमल फैट बराबर है, बट उसमें भी पर्टिकुलरली कौन से कंपाउंड, आई मीन फैट एनिमल में, क्योंकि ये स्टेरॉइड या स्टेरॉल बनाने के पाथवे प्लांट या फिर फंगस में नहीं रहते,
ये कंपाउंड बनाने के पाथवे सिर्फ एनिमल में रहते हैं, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा। ओके, हाँ बराबर। देन उसके बाद नेक्स्ट ये हुआ उसके बारे में। अब ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको फ्लूइडिटी क्यों आती है? क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड में दो नेचर है, हाइड्रोफोबिक भी और हाइड्रोफिलिक भी। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड है मींस देयर आर लिपिड और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसकी वजह से दो कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड लिपिड का एग्जांपल हुआ, इसकी वजह से इसमें कुछ पार्ट जो रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहेगा और कुछ पार्ट हाइड्रोफोबिक रहेगा। ओके, और लिपिड जो रहते हैं वो जनरली रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी आती है। एंड यहाँ पे जो भी प्रोटीन इन्वॉल्व रहेंगे, ये जितने भी प्रोटीन हैं, दे लुक लाइक एन आइसबर्ग। ऑल दीज प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स यानी आइसबर्ग्स यानी क्या बताया? आइसबर्ग्स पता है क्या? बर्फ के जो पहाड़ रहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं आइसबर्ग्स। वो सिर्फ पहाड़ नहीं, जो फ्लोट होंगे ओशन में उसको कहते हैं आइसबर्ग्स। या फिर सिंपली अपन पानी में जब बर्फ डालते तो वो तैरते रहते हैं, उसका 70% पार्ट पानी के नीचे रहेगा और सिर्फ 30% पार्ट ऊपर रहता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वही, ये जितना भी लिपिड पार्ट है इट इज लाइक एन ओशन। ठीक है, इट इज लाइक एन ओशन, और इसके बीच में प्रोटीन जो रहते हैं वो आइसबर्ग्स की तरह मूव होते रहेंगे। प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग्स की तरह मूव होते रहेंगे, और इसकी वजह से अगर इसको अपन ऊपर से देखेंगे, ठीक है, जैसे ये ट्रांसवर्स व्यू है, अगर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न नजर आता है। ठीक है, इसकी वजह से ये किसके जैसा दिखता है? मोसाइक जैसा दिखता है। दैट्स व्हाई सिंगर एंड निकोलसन कॉल्ड इट एज ए फ्लूइड मोसाइक मॉडल। मोसाइक पैटर्न की तरह दिखता है प्रोटीन और लिपिड एंड ये ग्लाइकोलिपिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोसाइक मॉडल। ओके, ये हुआ इसके बारे में। एंड इस स्ट्रक्चर को और दूसरा नाम, ये जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल है या फिर ये जो बताया प्रॉपर्टी, प्रोटीन आर लाइक icebergs in the which are floating in the ocean of lipid. This is also called quasi-fluid model. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? quasi-fluid model. Quasi-fluid model of quasi-fluid structure. क्यों? Because proteins and lipids are arranged in a specific manner, or both are arranged in mosaic pattern. टाइल्स जैसे अपन लगाते हैं उस जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है? क्वाजी फ्लूइड मॉडल। ओके, सो ये हुआ स्ट्रक्चर के बारे में। इन जनरल ये जितनी भी लिपिड की मेम्ब्रेन रहती है, इसकी थिकनेस कितनी रहेगी? 7 नैनोमीटर। नैनोमीटर अनदर यूनिट। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को क्या ये काउंट करने के लिए जैसे अपन माइक्रोमीटर बोला था, माइक्रोमीटर इज 1/10⁻⁶ पार्ट ऑफ ए मीटर। ठीक है, उससे भी माइनर रहेगा। आई थिंक कि 10 लाख का एक पार्ट कुछ तो भी रहता है, याद नहीं आ रहा अभी, बट इसकी सो 1/10⁻⁹ मीटर, ठीक है, इज 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर यानी कितना? 10⁻⁹ मीटर। सो ये हुआ 1 नैनोमीटर, और मॉडल थिकनेस जो रहती है मेम्ब्रेन की वो कितनी रहेगी? 7 नैनोमीटर। ठीक है, थिकनेस जो रहेगी वो कितनी रहेगी? 7 नैनोमीटर। ये होगा इसके बारे में। अब अच्छा शुरू करें सर। अच्छा, अपना 40 मिनट वाला सेशन ओके 5 मिनट में खत्म होगा। अच्छा, ये सेशन बंद कर रहे हैं, फिर से ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ये सेशन बंद कर रहे हैं, फिर से ज्वाइन हो जाओ। ऊपर अटैच रहता है फॉस्फेट, दैट्स व्हाई हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड आउटवर्ड्स फ्रॉम बोथ साइड। ये साइटोप्लाज्म वाली साइड है, ये ऊपर की सेल वॉल वाली साइड है।
तो ये दोनों साइड में जो भी पार्ट है वो कौन सा है, इट इज हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट पार्ट, जिसमें फॉस्फेट रहता है जो हाइड्रोफिलिक रहता है। और ये जितने भी फैटी एसिड से हाइड्रोफोबिक पार्ट बने वो सारे किसमें रहेंगे, मिडल्स में। ये हुआ मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसके फंक्शन क्या रहते हैं, सबसे पहला इट एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर कंट्रोलिंग एक्सचेंज ऑफ मैटर। जो भी ऑर्गेनिक एनर्जी जितना भी मैटर है सेल में, जो दो सेल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ये मैटर एक्सचेंज करने के लिए ये चैप्टर खत्म होने दो, उसके बाद डीपीपी मिलेगी। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको डीपीपी मिलेगी। ये जितना भी मैटर है, एक दो सेल के बीच में जो भी मैटर एक्सचेंज हो रहा है उस पे बैरियर क्रिएट करते हैं। बैरियर की जरूरत क्यों है, बिकॉज वी नीड टू या सेल नीड टू choose what compound must enter the cell or what compound must exit the cell। ये सेल के केमिकल कंटेंट या सेल के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या किस सेल को कौन से टाइम पे किस कंपाउंड की जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों के एक्सचेंज के लिए उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए। दैट्स व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज selectively permeable membrane acts as a barrier। सेकंड, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये वो एक हुआ। अब वर्ड मेटाबोलाइट्स याद रखना, मेटाबोलाइट यानी प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, याद रखना, मेटाबोलाइट मींस प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के दो प्रोडक्ट रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। याद रखना या फिर लिख के रखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो जो डायरेक्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जितने भी ग्रोथ हार्मोन रहेंगे जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो सभी के सभी क्या होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और जितने भी कंपाउंड्स जो प्लांट एनिमल या बैक्टीरिया कोई भी हो, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ सेल, उसको कहेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, जो रहेंगे उनको क्या कहेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सो कोई भी प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म का क्या हुआ, मेटाबोलाइट्स। सो उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए। दूसरा, सेल रिकॉग्निशन एंड सेल एडिशन फॉर थ्रू रिसेप्टर। ये जितने भी है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो बाहर आ रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, इट एक्ट्स एज ए रिसेप्टर और एक्ट्स एज ए सरफेस रिसेप्टर। सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है and then acts as a receptor। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर ये सेल के अंदर ट्रांसफर होने वाला है तो उसको अटैच होने के लिए कोई तो भी एंकर चाहिए। वो एंकर कौन प्रोवाइड करेगा, ये रिसेप्टर। वो एंकर कौन प्रोवाइड करेंगे, ये रिसेप्टर। दूसरा, दे रिसीव हार्मोन्स थ्रू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। अब जब अपने सेल में बहुत सारे कंपाउंड हैं, ठीक है, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इन शॉर्ट, न्यूक्लिक एसिड तो सेल के बीच में ट्रांसफर नहीं होता, बट द पॉइंट इज कि अपने यहाँ पे सेल के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। और ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, हर सेल को हर बायोमोलिक्यूल की हर रोज या 24/7 जरूरत नहीं रहती। ठीक है, वो कब जरूरत रहेगी, जब उस सेल की वो मेटाबॉलिज्म या वो प्रोसेस के लिए कुछ पर्टिकुलर नीड रहेगी। द पॉइंट इज, ये कंपाउंड जो भी इस प्रोटीन चैनल से एंट्री करेगा, वो प्रोटीन है, लिपिड है या और कोई कंपाउंड है, या इसी सेल में चाहिए, ये अपने को ये इस सेल को कैसे पता चलेगा, थ्रू दिस रिसेप्टर। ठीक है, और ये रिसेप्टर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड रिसीव करना है, उसका टैग ये कंपाउंड्स पे लगता है। अगर फॉर एग्जांपल सेक्स हार्मोन है, तो सेक्स हार्मोन की जरूरत सिर्फ कहाँ पे रहेगी, टेस्टिस और गोनैड्स के डेवलपमेंट, टेस्टिस और ओवरीज के डेवलपमेंट में। सो ये हार्मोन को कहाँ पे जाना है, सेक्स ऑर्गन की तरफ, बोन्स या फिर ब्रेन की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये हार्मोन को कैसे पता चलेगा कि सेक्स ऑर्गन कहाँ पे, तो उसके ऊपर रिसेप्टर को रिसीव करने के लिए टैग लगाते हैं, और वो टैग रिकॉग्नाइज कौन करेगा, वही सेल जिसको उस प्रोटीन या उस हार्मोन की जरूरत हो। ठीक है, जिसको उस प्रोटीन या उस हार्मोन की जरूरत हो। अब प्लांट बहुत सारे प्लांट में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। कुछ हार्मोन को सिर्फ रूट और शूट के टिप में बनना पड़ता है, सिर्फ टिप पोर्शन में, बीच में नहीं। कुछ हार्मोन ऐसे रहते हैं जो सिर्फ बीच में काम करते हैं, टिप, रूट टिप या शूट टिप में काम नहीं करते। तो ये सभी हार्मोन को कौन सी जगह कब जाना है, और वो सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक क्या चाहिए, चेक पॉइंट चाहिए। ये चेक पॉइंट कौन प्रोवाइड करता है,
these receptor. These receptor. That's why plasma membrane is called selectively permeable membrane. That's why plasma membrane is called selectively permeable membrane. ठीक है? अच्छा, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में क्या एम्बेडेड रहेगा? डीएनए. न्यूक्लियस काय के लिए बनी? डीएनए के लिए. जूते काय के लिए बनते हैं? पैर के लिए. इंपॉर्टेंट क्या है? अपना पैर या जूता. न्यूक्लियस के अंदर ये जो भी डीएनए इट इज अ हेरिडिटरी मटेरियल और उसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सेल का कोई भी सेल क्यों बनती है? क्योंकि वहां पे डीएनए प्रेजेंट है. आपने हर छोटी से छोटी चीज की इंफॉर्मेशन, कोई भी रॉ मटेरियल बनाना हो, सेल को अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करनी है. सेक्स ऑर्गन कब डेवलप करने हैं, रूट और शूट कब डेवलप करना है, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन कब होगा, ये जितने भी चीजें, ये सभी के सभी चीजें कब कब कहाँ और कौन से टाइम पीरियड में और कितने टाइम पीरियड में करनी है, ये सभी की इंफॉर्मेशन डीएनए पे रहती है. ठीक है? डीएनए इज लाइक अ, क्या कहेंगे, मदरबोर्ड या और कोई एनालॉजी इसका. सो डीएनए अगर नहीं रहेगा तो सेल जिंदा नहीं रहेगी. जब तक कोई भी सेल का न्यूक्लियस फंक्शनल स्टेट में है तब तक वो सेल जिंदा है. वंस द न्यूक्लियस बिकम्स इनएक्टिव, सेल बिकम्स डेड. ठीक है? कोई भी सेल जिंदा है और इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी न्यूक्लियस जो है वो एक्टिव है कि नहीं. न्यूक्लियस जब तक एक्टिव होगी मतलब सेल जिंदा है. न्यूक्लियस जहां पे एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगी, कभी काम नहीं करेगी, मतलब सेल डेड हो जाएगी. सो न्यूक्लियस सबसे पहले ऑब्जर्व की थी रॉबर्ट ब्राउन. न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व की थी न्यूक्लियस एक सेल के सेल में सबसे ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? न्यूक्लियस. एनिमल सेल के केस में या मोस्ट ऑफ द सेल के केस में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन लेगा. न्यूक्लियस इज जनरली ग्लोबुलर और इसके ऊपर मेम्ब्रेन रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. मेम्ब्रेन प्रेजेंट इसलिए इसको क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. और ये जो मेम्ब्रेन रहती है ये एक डबल लेयर स्ट्रक्चर है. ठीक है? ये मेम्ब्रेन में दो लेयर्स रहती है, एक आउटर और एक इनर. ठीक है? सो न्यूक्लियस को अपन जो एक सर्कल में बताते हैं वो सर्कल क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दो लेयर रहती है, एक आउटर और एक इनर. ठीक है? आउटर और उसके बाद इनर. और ये क्या हो गई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है? और दो ये जो आउटर इनर मेम्ब्रेन है इसके बीच में ये जो स्पेस है, फ्लूइड नहीं रहता, सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए बता रहे हैं. ये जो भी स्पेस है इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. इस स्पेस को क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. सो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और उसके बीच में जो भी स्पेस रहेगी इन सबको मिला के क्या बनेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है? और इसको दूसरा नाम रखते हैं कैरियन. कैरियन इज द ओरिजिन ऑफ, आई मीन कैरियन इज द ओरिजिनल वर्ड फॉर न्यूक्लियस. ठीक है? शेल. ओके. सो ये जो रहता है इसको दूसरा नाम है कैरियन और एक तीसरा नाम था एक मिनट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथिका. ठीक है? बिकॉज कैरियन मीन्स शेल और प्रोटेक्टिव कवरिंग. कैरियन का मतलब होता है शेल और प्रोटेक्टिव कवरिंग. सो ऐसी कवरिंग जो मेम्ब्रेन बना रही है, थिका मीन्स लेयर और वॉल. सो कैरियोथिका शेल लेयर. सो किसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप और कैरियोथिका. ये हुआ मेम्ब्रेन के बारे में. अब यहाँ पे ये जितने भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, समटाइम्स या ऑलमोस्ट ऑल द टाइम दीज मेम्ब्रेन हैव अ bead like structure embedded in outer membrane. ठीक है?
रेड कलर के जो बीड लाइन दिख रहे हैं क्या, वीडियो में दिख रहा है क्लियर? तो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं, कैरी ऑन मीन्स, हाँ, कैरी ऑन मीन्स शेल और न्यूक्लियस जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को। सो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ये क्या है, राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये जो आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल, ये कैरी ऑन यहाँ पे लिखा, ये आउटर वॉल के ऊपर क्या रहेंगे, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन चाहिए वो सभी के सभी प्रोटीन जो है वो राइबोसोम बनाता है, ठीक है। सो अगर किसी भी प्रोटीन की जरूरत क्विकली नीड हो तो वो इजी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकता है, ओके। अब ये जितना भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट इज नॉट एन एंटायर स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट किया या एंटायर स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे पोर्स रहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। Which the membrane is interrupted by several pores called nuclear pores। अब इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटीन लगेंगे जो सेल डिवीजन के लिए या फिर न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए चाहिए। डीएनए को खुद का हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे प्रोटीन और एंजाइम की जरूरत रहती है, ठीक है। सेल के अंदर यहाँ पे आरएनए बनेगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए जहाँ पे है, डीएनए से ही आरएनए की कॉपी बनती है, और डीएनए कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता। सो आरएनए, जितने भी आरएनए बनने हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये तीनों टाइप के आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर ये तीनों आरएनए बन रहे हैं, तो ये तीनों आरएनए बनाने के लिए जो भी प्रमोटर, एंजाइम और प्रोटीन लगेंगे वो सभी के सभी इस पोर के थ्रू अंदर आएंगे, और जो आरएनए या फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट न्यूक्लियस से बाहर जाना चाहिए, इसलिए पोर इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब ये जितना भी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, उस साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में, बस ये थोड़ा ज्यादा डेंस रहता है। एनीवे, दिस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें दो स्ट्रक्चर रहेंगे, द डीएनए इज एम्बेडेड इन दिस न्यूक्लियोप्लाज्म इन टू फॉर्म। एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, और दूसरा क्रोमैटिन फाइबर, एंड सेकंड ये जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। इसको अपन डायरेक्टली डीएनए क्यों नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अच्छा क्रोमैटिन पता है, याद आया, क्रोमैटिन किसको कहते हैं, क्रोमैटिन कशाला बनता है, क्रोमैटिन और डीएनए में क्या फर्क रहेगा बताओ, क्रोमैटिन एंड डीएनए में क्या फर्क रहेगा, क्रोमैटिन भी थ्रेड लाइक है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, किसके साथ एसोसिएट होता है डीएनए तब उसको क्रोमैटिन कहेंगे, डीएनए किसके साथ एसोसिएटेड रहता है तब उसको क्रोमैटिन कहेंगे, बताओ। प्रोटीन में भी हुआ था, उससे पहले भी बताया था, हिस्टोन्स, ठीक है। और हिस्टोन्स किसमें बनते हैं, हिस्टोन इज अ कैरेक्टर ऑफ, कौन से सेल का कैरेक्टर है हिस्टोन, सभी ऑर्गेनिज्म में हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं क्या, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में या कौन से ग्रुप टाइप के सेल में हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे, याद करो, हिस्टोन प्रोटीन कोणत्या टाइपच्या सेल्स मध्ये बनते हैं, सगळ्याच टाइपच्या सेल मध्ये बनेल का, सेलचे बेसिक दोन टाइप कोणते होते, याच्या आधी सांगितलं होतं, शनिवारच्या क्लासमध्ये झालं सर, सेल के दो टाइप कौन से हैं, सेल के दो टाइप कौन से हैं, हाँ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, और हिस्टोन किस में रहेगा, यूकैरियोट में।
न्यूक्लियस है मतलब क्या है, और वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है। अगर प्रोकैरियोट रहेंगे तो उसमें न्यूक्लियस नहीं रहती, उसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं रहता। क्रोमैटिन जो है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहेगा। सो जब भी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है तब उसको क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन फाइबर, फाइबर जैसा दिख रहा है इसलिए फाइबर बोला, नेटवर्क फॉर्म कर रहा है इसलिए इसको नेटवर्क बोला। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर में फर्क क्या रहेगा, दोनों ही क्रोमैटिन से बने रहते हैं, मतलब दोनों चीजें डीएनए से बने रहती है। न्यूक्लियोलस जो है वो डीएनए का वो पार्ट रहता है जो हमेशा यूज नहीं होता। ठीक है, डीएनए का वो पार्ट है जो हमेशा यूज नहीं होता। वो अपने जैसे अपने डीएनए के लिए बहुत लंबी रहती है, बट सभी की सभी चीजें अपने डीएनए की इंपॉर्टेंट नहीं रहती। सभी की सभी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जैसे अपने घर में बहुत सारी चीजें होती है, बट हम हर चीज रोज 24 घंटे यूज करते हैं। हम चीजें रोज 24 घंटे यूज करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं रहती। चप्पल कब पहनेंगे? जब हम बाहर जा रहे हैं या फिर संडास जा रहे हैं। एनीवे, सो पॉइंट इज की जो चीज की जरूरत जब है तब हम यूज करेंगे। तो अपने डीएनए में भी ऐसे बहुत सारे रीजन्स रहते हैं। ये रीजन में कुछ पार्ट ऐसा रहता है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पार्ट ऐसा भी रहता है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, उस पार्ट को कहते हैं जंक डीएनए। उस पार्ट को क्या कहते हैं? जंक डीएनए, जिसको अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार जरूरत पड़ती है या कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। एंड दीज सीक्वेंसेस डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट और हैव एनी सिग्निफिकेंस, मतलब सेल के मेटाबॉलिज्म में या सेल के लाइफ साइकिल में उसका ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहता। अब डीएनए का वो पार्ट जो हमेशा काम, जिसका हमेशा काम रहता है, वो कौन सा है? क्रोमैटिन फाइबर। मतलब क्रोमैटिन सभी है, बट वो पार्ट जो हमेशा काम पड़ता है वो ऐसे फाइबर के फॉर्म में रहेगा। वो कैसे रहेगा? ये फाइबर के फॉर्म में। ओके, सो ये हुआ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। अब रॉबर्ट ब्राउन ने ये सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था, इट डिस्क्राइब्ड इन 1831। 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। एंड फ्रॉम अ ऑर्किड रूट सेल। ऑर्किड पता है? ऑर्किड फ्लावर पता है क्या? वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर एंड वन ऑफ द मोस्ट रेयर फ्लावर। ठीक है, ऑर्किड जो रहते हैं वो सिर्फ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, और वो भी दूसरे पेड़ के ऊपर ग्रो होते हैं, ऐसे जमीन के ऊपर ग्रो नहीं होते। और वो हमेशा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही ग्रो होते हैं, अपने जैसे ड्राई फॉरेस्ट में ग्रो नहीं होते। ठीक है, अपने यहाँ पे सिर्फ सह्याद्री पर्वतरांग या फिर हिमालय के साइड में ही ग्रो होंगे, बाकी अपना इंडिया का जो भी एरिया है वहां पे ऑर्किड्स ग्रो नहीं होते। सो ऑर्किड्स जो रहते हैं उसके रूट के सेल्स में सबसे पहले ऑब्जर्व की थी न्यूक्लियस इन 1831। ठीक है, अब ये एब्सेंट किसमें? जितने भी यूकैरियोट है उनमें प्रेजेंट है, आपको पता है। अब एब्सेंट किन लोगों में रहेगी? इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का और एक ग्रुप है जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी और सायानोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया। देन another one is some protist और some, उसमें एक ग्रुप है जिसको कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स। वो क्या है अपन आगे पढ़ेंगे। एंड मैच्योर आरबीसी। आरबीसी यानी पता है? आरबीसी यानी क्या होता है? पता है क्या? रेड ब्लड सेल। सो मैच्योर रेड ब्लड सेल जो रहते हैं उनमें ये नहीं रहता। क्या नहीं रहती? न्यूक्लियस नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आरबीसी का मेन काम क्या रहता है? ऑक्सीजन को कैरी आउट करना, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आरबीसी में कौन सा प्रोटीन रहेगा? हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन ऑलरेडी आरबीसी के सेल में प्रेजेंट है, तो उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीसी खुद मूव हो रही है क्या? नहीं, ब्लड फ्लो हो रहा है इसलिए आरबीसी मूव हो रही है। आरबीसी को फ्लैजेला नहीं रहता, या आरबीसी खुद मूव नहीं होती। आरबीसी मूव हो रही है क्योंकि ब्लड जो है वो पंप होता रहता है हार्ट से, जिसके फोर्स की वजह से आरबीसी ब्लड के साथ मूव होती जाएंगी। आरबीसी खुद फ्लोट नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। और आरबीसी जो रहते हैं वो बोन मैरो में डिवाइड होते हैं, मतलब ब्लड में 1 से 2 आरबीसी नहीं बनते, वो बोन मैरो में बनता है। तो उनको डिवीजन करने के लिए मतलब उनका डिवीजन ब्लड में नहीं होता, उनका लाइफ टाइम एक स्पेसिफिक पीरियड का रहता है 1 to 20 days, और
इनको बनाने के लिए एक ही साइड प्रेजेंट रहती है। दूसरा इनका काम क्या रहता है, दे एक्ट एज ए कैरियर। ओके, क्या कैरी करेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो इन सब चीजों की वजह से उसको मेटाबॉलिज्म करने की बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, इसलिए मैच्योर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं रहती। तो ये जितने भी सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं रहती। अब न्यूक्लियस सेल के बारे न्यूक्लियस के बारे में 3 पार्ट बताया। सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेन किया कि इसमें 2 लेयर रहेंगी, ठीक है, परफोरेशंस रहते हैं और उसमें राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। ओके, ये हो गया इसके बारे में। एंड ये जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहते हैं इनके ऊपर से कुछ वेसिकल बाहर निकलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स वेसिकल्स, वेसिकल यानी ग्लोबुलर बॉडी। और ये जो प्रोसेस रहती है इसको कहते हैं बैपलिंग, इसको कहते हैं बैपलिंग, ब्लेबिंग। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं ब्लेबिंग। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन में से ऐसे वेसिकल बनती है। ये क्या है, वेसिकल। तो ये वेसिकल बनाने की जो प्रोसेस रहती है इसको कहते हैं ब्लेबिंग। सो ये प्रोसेस के थ्रू ये वेसिकल बनेंगे, मतलब ये यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बना था राइबोसोम्स के थ्रू, ये सभी प्रोडक्ट जो है ये वेसिकल के थ्रू बाहर चला जाएगा जहां पे भी जरूरत है वहां पे। ओके, दूसरा ये हो गया उसके बारे में कंट्रोल मूवमेंट। दूसरा पार्ट इसका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बारे में बताया जहां पे डीएनए के साथ क्या प्रेजेंट रहेगा, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड रहेंगे। और हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक रहते हैं कि बेसिक रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक रहेंगे या बेसिक रहेंगे, बताओ। हाँ, बेसिक। ओके, हिस्टोन प्रोटीन जो रहते हैं वो क्या रहेंगे, बेसिक रहेंगे। तो क्रोमैटिन यानी क्या, व्हेन डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन इट्स कॉल्ड क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन में 2 बताया या फिर डीएनए 2 बताया, एक न्यूक्लियस वाला पार्ट या वो पार्ट जिसकी हमें हमेशा जरूरत नहीं पड़ती, और एक दूसरा पार्ट जिसकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो उसमें से वो एक पार्ट जो है उसको क्या कहेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन, द पार्ट विच रिमेन्स इनएक्टिव, ठीक है, द पार्ट विच रिमेन्स जेनेटिकली इनएक्टिव, जिसकी हमें हमेशा जरूरत नहीं रहती, ठीक है। सो ये पार्ट जो है ये ज्यादा से ज्यादा कौन बनाए, किसमें बनेगा, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो रहता है वो किससे बनता है, मोस्टली हेटेरोक्रोमैटिन, वो पार्ट जो जेनेटिकली इतना एक्टिव नहीं रहता। एंड दूसरा जेनेटिकली इनएक्टिव एंड लार्ज एंड रिमेन कंडेंस्ड, ठीक है। ये हमेशा कैसे रहेगा, कंडेंस्ड रहेगा, ठीक है, एसोसिएटेड रहता है, लूज नहीं होता। क्रोमैटिन नेटवर्क जो रहता है ये पार्ट को क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन, ये पार्ट को क्या कहेंगे, यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन पार्ट इज जेनेटिकली एक्टिव और ये कंडेंस नहीं रहता, ये कैसा रहेगा, लूज। एंड ये कंडेंस कब होगा, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बाकी टाइम में ये कैसा रहेगा, लूज। जैसे यहाँ पे ये जो नेटवर्क बना है इसमें ज्यादा से ज्यादा कौन सा पार्ट रहेगा, यूक्रोमैटिन। अब ये लूज है तो इसमें से भी एक छोटा सेक्शन रह सकता है जिसकी हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। मतलब ये हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन लोकेशन पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक कोई भी डीएनए जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो इसका फंक्शनल पार्ट अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, सिर्फ टिप। बाकी का पेन अपन यूज करते हैं क्या लिखने के लिए, टेक्निकली नहीं यूज करते हैं, बट बताने का पॉइंट जो है ये क्या हुआ, एक वेसिकल, और जिसका फंक्शनल पार्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, सिर्फ टिप।
ओके, सो यहाँ पे फंक्शनल पार्ट कौन सा हुआ, यूक्रोमैटिक। तो ये जितना भी नेटवर्क है उसमें से छोटा पार्ट जो है वो इनएक्टिव रह सकता है। तो जो इनएक्टिव रहेगा, जो हमेशा कंडेंस रहता है, वो हेटेरोक्रोमैटिक, और जो लूज रहेगा, हमेशा जेनेटिकली एक्टिव रहेगा, वो कौन सा रहेगा, यूक्रोमैटिक। वो कौन सा रहेगा, यूक्रोमैटिक। ये ज्यादा कंडेंस होने की वजह से डार्क कलर का दिखता है और ये कम कंडेंस होने की वजह से लाइट कलर का दिखता है। ये फर्क रहता है यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, ये हुआ क्रोमोसोम के बारे में। अब इसका और एक पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, एक पार्ट और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म रहेगा जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, वाटर, वाटर, आयंस जो रिएक्शन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, देन सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स वेदर इट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ओके, डीएनए, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है तो डीएनए कहाँ पे सस्पेंडेड रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। देन राइबोसोम्स, अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और ये सब चीजें सस्पेंडेड रहेंगी इसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म। सो जैसे बाहर ये जो रेड कलर के राइबोसोम बताया, ऐसे ही रेड कलर के राइबोसोम या ऐसे ही राइबोसोम अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि अंदर भी एक डीएनए से दो डीएनए बनने वाले हैं। अंदर डीएनए से क्या बनेंगे, आरएनए, उसके लिए क्या चाहिए, राइबोसोम। सो इतनी सब चीजें जो रहेंगी वो किस में एम्बेडेड रहेंगी, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ओके, देन लास्ट पार्ट न्यूक्लियोलस। जैसे जब न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुई थी या जब पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस रहती, तभी के तभी ये नहीं पता चला कि वहां पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। उसके कुछ टाइम बाद या दूसरे साइड से रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियोलस के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसके बाद जैसे जैसे अपनी माइक्रोस्कोप और टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होती गई, वैसे वैसे रिसर्च और डिटेल में होती गई। जैसे डीएनए के बारे में, ये जो डीएनए की डिस्कवरी है न्यूक्लियस ही 1831 में पता चला। न्यूक्लियोलस सो इसके बाद डीएनए और उसके बाद डीएनए के फंक्शंस, इन सब के बारे में अपने को पता चला। ओके, ये हुआ उसके बारे में। देन ये जो भी न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है इट इज जनरली कॉल्ड एज एमॉर्फस। एमॉर्फस यानी क्या, शुगर के इसमें बताया था। एमॉर्फस यानी क्या, एमॉर्फस यानी बताओ जल्दी, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या फर्क रहता है? एमॉर्फस नहीं, डायरेक्टली नॉन डेफिनेट शब्द देखेंगे, विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, और विच डज नॉट हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब ये ऐसे कंपाउंड जब वाटर में अपन रखते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होते, वैसे सस्पेंडेड रहते हैं। एंड सो ये जो न्यूक्लियोलस जो है वो सबसे पहले डिस्क्राइब स्ट्रक्चर डिस्कवरी नहीं, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर डिस्कवर करने वाले दूसरे वर्कर थे जिनका नाम था आई थिंक इधर है फॉन्टेना। ठीक है, न्यूक्लियोलस सबसे पहले फॉन्टेना ने सीन किया था, सिर्फ देखा था, बट न्यूक्लियोलस का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया था एस्टेबल एंड सोतेलो। एस्टेबल एंड सोतेलो ने 1918 में।
1951 में न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया था, जिसमें क्या क्या रहता है और क्या कौन सी चीजें कितने अमाउंट में रहती है। तो न्यूक्लियोलस इज एमोर्फस मैट्रिक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो लिक्विड में एम्बेडेड है, इसलिए। दूसरा, ये किसे बना रहेगा? क्रोमैटिन ऑब्वियसली। और ज्यादा से ज्यादा पार्ट कौन सा रहता है? जेनेटिकली इनएक्टिव हेटेरोक्रोमैटिन। और ये इसके साथ क्या प्रेजेंट रहेंगे? ग्रैन्यूल्स। सो ग्रैन्यूल्स, हेटेरोक्रोमैटिन और उसके साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब चीजें मिला के क्या बनेगा? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किस में एब्सेंट रहेगा? मैमेलियन रेटिकुलोसाइट, अपने लिवर में एक सेल रहती है उनमें एब्सेंट रहता है। दूसरा, आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ, वो सेल्स जो आगे चल के स्पर्म बनाती है, ठीक है, या जो स्पर्म है। इन 3 टाइप के सेल्स में न्यूक्लियोलस नहीं रहता। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहता, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। रेटिकुलोसाइट की जरूरत नहीं है। और स्पर्म जो है वो उसका काम क्या है? रिप्रोडक्शन। सो ये आगे चल के फ्यूज होने वाला है फीमेल गमीट के साथ। अब फीमेल गमीट के साथ फ्यूज होगा तो ये जितना भी डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए फ्यूज होना चाहिए किसके साथ? फीमेल गमीट के साथ। अब इसीलिए उसमें न्यूक्लियोलस का पार्ट है वो भी यहाँ पे फ्यूज होना चाहिए, इसलिए ये न्यूक्लियोलस बन के नहीं रहता। कहाँ पे? स्पर्म में, जिस सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स। सो इन 3 टाइप के सेल्स में क्या नहीं रहेगा? न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा। ओके, अब ये जितना भी अपन सेल के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उसको केमिकली डिफाइन किया जाए या उसमें केमिकल कौन कौन से रहते हैं, तो सबसे पहले दे कंटेन एंटायर न्यूक्लियस के बारे में बता रहे हैं। सबसे मेन पार्ट क्या है? डीएनए। और न्यूक्लियस में डीएनए कितना रहेगा? 9 to 12%, ठीक है, 9 to 12% डीएनए रहता है। और दूसरे बेसिक हिस्टोन प्रोटीन वो रहेंगे 15%। उसके बाद एंजाइम्स, प्रोटीन्स, दूसरे प्रोटीन जो बेसिक हिस्टोन छोड़ के दूसरे प्रोटीन रहते हैं। एंड अब इसमें एसिडिक प्रोटीन भी रहेंगे और न्यूट्रल प्रोटीन भी रहते हैं। सो एंजाइम और प्रोटीन मिला के कितना परसेंट बनेगा? 65%। ओके, दूसरा आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है अराउंड 5%। ओके, और यहाँ पे लिपिड्स रहेंगे 3% एंड मिनरल इन ट्रेस। और इसके अलावा क्या रहेंगे? मिनरल। बट मिनरल कैसे रहेंगे? ट्रेसेस। ट्रेस यानी क्या? बहुत कम अमाउंट में। ट्रेसेस यानी क्या? बहुत कम अमाउंट में। इसका फोटो निकाल लो, सेशन 2 मिनट में खत्म होगा अपना। ओके, स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या रहेगा? सेल डिवीजन। न्यूक्लियस है, ये जितना भी डीएनए है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, ये मेन है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या रहेगा? सबसे पहला, इट कंटेन्स डीएनए, ठीक है, सबसे पहला इट कंटेन्स डीएनए। सेकंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी क्या? ये जितना भी डीएनए है ये नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाला है। सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तब, इसलिए अपन ने क्या बोला? इनहेरिटेंस। ओके, सो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन की जितनी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रहती है, और न्यूक्लियस जब तक डिवाइड नहीं होगी तब तक हम नहीं कहेंगे कि सेल डिवाइड हुई, ठीक है। थर्ड, ये डीएनए एनक्लोज करके रखता है। और एक पार्ट, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहेगी, इन सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बेसिक इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगी? डीएनए के पास, ठीक है। सो ये उसके 4 फंक्शन हुए, मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल, इनहेरिटेंस, सेल डिवीजन एंड, और क्या बोला था? इट कंटेन्स डीएनए। कौन? न्यूक्लियस। ये हुए फंक्शन। नहीं, फिर से ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो, क्या विचार आता है?